मेरी बाईं तरफ है सुमित और मेरी दाईं तरफ अमित। अमित पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं अमित जी, हम आपको याद कर रहे हैं, आपकी सीट खाली कुर्सी हमने रखी हुई है। आप इतनी जल्दी है आपको हलवा खाने की? प्रतिभा जी, हलवा मुझे तो नहीं मिलेगा। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। जैसे ही निर्मला सीतारमण जी उनका मुंह मीठा कराएंगी, वो लॉक इन पीरियड में चले जाएंगे। सुमित जी, ये बहुत दिलचस्प है कि किसी का मुंह मीठा करा के और उसको लॉक कर दो। हालांकि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकलनी चाहिए और हर चीज बाहर निकल आए। मिडिल क्लास को बहुत कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखिए बजट को लीक कर रहे हैं। शादीशुदा कपल है तो आपकी इनकम को एक मान लिया जाए और उस पर टैक्स लगे। पति को सैलरी बतानी पड़ जाएगी तो क्या हो गया? पत्नी अच्छा, आपस में घर में ओके। ये खुलासा हो जाएगा। तो आपने छुपा के रखी हुई है क्या? हम शुरू से ये बात कहते हैं कि पति की सैलरी हमारी सैलरी, हमारी सैलरी हमारी सैलरी। स्पीकर का अपना स्टाइल है। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि रविवार और शनिवार क्या होता है, सांसद 24/7 काम करता है और रविवार को ही बजट पेश होगा। ये बात तय हो गई कि अगला संडे जो आ रहा है हम सबकी छुट्टी नहीं है। महिलाओं के हाथ में जब घर की चाबी होती है ना, घर की खजाने की, वो घर हमेशा सुखी रहे। लगभग 8:30 के आसपास वो अपने घर में पूजा पाठ पूरा करती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ गणेश की पूजा होगी। उसके बाद वो अपने गाड़ी में सवार होकर सीधे मंत्रालय पहुंचेंगी। बजट तो ठीक है, लेकिन इस बजट का सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ता है औद्योगिकीकरण, है ना। तो उसके लिए अगर आपको ऐसे उद्योगों को अगर बढ़ावा नहीं देंगे जिससे पोल्यूशन ना होता हो, तो कैसे काम चलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। एक बार फिर से लेकर आई हूं रिपोर्टर्स अनकट, उन रिपोर्टर्स के साथ जो कि ज़मीन पर होते हैं, फील्ड में होते हैं और टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके लिए सच्ची और बिल्कुल तथ्य से भरी खबरें लेकर आते हैं। फैक्ट की पड़ताल करते हैं, उसे चेक करते हैं और फिर आप तक वैसे सारी खबरों को सही ढंग से वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज फिर से बहुत स्वागत है रिपोर्टर्स अनकट में हमारे सभी साथियों का, क्योंकि ये सभी साथी हमारे संसद में रहते हैं, वहाँ कवर करते हैं और आप तक सारी जानकारियाँ पहुँचाते हैं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे बजट पर हम अपने सभी साथियों के साथ। तो मैं बारी बारी से आप सबका परिचय भी करा देती हूँ। मेरी बाईं तरफ है सुमित अवस्थी जी, देश के नामी गिरामी एंकर हैं और आप सब इन्हें जानते हैं। रोज शाम 7 बजे टाइम्स नाउ नवभारत पर चक्रव्यूह लेकर आते हैं और मैं भी इसे बताना नहीं भूलती हूँ, हर बार आपको इसकी जानकारी जरूर देती हूँ। मेरी दाईं तरफ है आज अमित नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया, आज रंजिता और सुमित जी की बाईं तरफ है रविकांत राय। आप सब जो है, तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले आज रवि से शुरू करती हूँ, क्योंकि रवि ने कहा है कि जल्दी कार्यक्रम खत्म करना है, मुझे हलवा सेरेमनी में पहुँचना है और हलवा खाना है। तो रवि, इतनी जल्दी है आपको हलवा खाने की, तो बता दीजिए कि आखिर ये हलवा सेरेमनी क्या है और क्यों आपको? हालांकि प्रतिभा जी, हलवा मुझे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी वित्त मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं, जो बजट के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। MOS फाइनेंस रहेंगे। लेकिन ये जो हलवा सेरेमनी है ना, ये आम भाषा में कहा जाए तो कोई भी अच्छा काम होता है तो मुँह मीठा कराया जाता है, लेकिन फाइनेंस की लैंग्वेज में ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही गोपनीयता रहती है। जब बजट का निर्माण होता है उस दौरान जो 60-70 इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो आज हलवा सेरेमनी के बाद जैसे ही निर्मला सीतारमण जी उनका मुंह मीठा कराएंगी, वो लॉक इन पीरियड में चले जाएंगे। परिवार से कोई कनेक्ट नहीं होगा, फ़ोन नहीं कर सकते, आप वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि 1 तारीख को निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश ना कर दें। बजट पेश होने के बाद ही वो लोग बाहर निकलेंगे। तो फाइनेंस की लैंग्वेज में इस बजट की बहुत गोपनीयता होती है। एक भी अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बजट से पहले अगर कहीं बाहर आई, उसका कोई मिसयूज़ कर सकता है, कोई इन्वेस्ट कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा अर्न कर सकता है। तो हलवा सेरेमनी, अब सभी अधिकारी कुछ देर बाद जो है वो लॉक इन पीरियड में चले जाएंगे और वो तभी बाहर निकलेंगे जब देश का बजट संसद में पेश हो जाए। सुमित जी, ये बहुत दिलचस्प है कि किसी का मुंह मीठा करा के और उसको लॉक कर दो, है ना। ये हलवा सेरेमनी और लॉक इन जो पीरियड होता है बजट के तैयार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का, आप इससे कोई? मैं तब भी एक चीज बोलना, सॉरी बीच में नहीं जरूर बताइए। हाँ, बता नहीं रहा हूँ, एक कमेंट करना चाह रहा हूँ रवि की बात सुनकर कि हम सब पार्लियामेंट कवर करते हैं, आप भी कवर करती रहे इतने सालों तक। कहा ना कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकलनी चाहिए और हर चीज़ बाहर निकल आती है, हर बजट के पहले।
इस बजट के बारे में भी 5-10 चीजें चली रही है मार्केट में। अनुमान, मुझे नहीं पता, उसको मुझे नहीं- अनुमान अब कहते हैं, यही तो दिक्कत है, उसको अनुमान कहते हैं। सुमित जी। अधिकारी को आपने बंद कर दिया, लेकिन जो बाकी सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो तो बाहर है, जो खबर देते हैं वहीं से तो आती, कहाँ से खबर लेकिन आती है? रंजिता, इसको अनुमान कहते हैं। जो सुमित जी कह रहे हैं कि लीक हो जाती है चीजें, मुझे लगता है कि ये एक बजट से पहले जिस तरह से आम आदमी कई अनुमान लगाते हैं कि हमें ये फायदा मिलेगा, वो फायदा मिलेगा, तो इस तरह से जो अखबारों में छपती है या हम मीडिया वाले जो बात अनुमान लगाते रहते हैं, क्योंकि हमें खबरें भी तो करनी होती करनी है ना, होती है ना, हमें बजट से सूत्रों पहले। के, सही क्योंकि बात जो है। हमारे सूत्र हैं वो कितने मजबूत और हैं, वो क्या हमें ये भी काम बताना होता है। लेकिन रवि, सबसे पहले तो हलवा पे कहूंगी कि हलवा क्या बराबर कटेगा और सब में बटेगा? ये उम्मीद जो हर जनता ये लगा सही बात रखी है, है बिल्कुल। कि मिडिल क्लास अपनी उम्मीद लगा रखी है, किसान कह रहे हैं कि किसानों के लिए बजट होगा, जो बड़े उद्योगपति हैं उनको एक बार फिर से राहत, जो राहुल गांधी लगातार मौजूदा सरकार पर आरोप लगाती है कि बड़े जो पूंजीपति हैं उनके टैक्स माफ कर दिए जाते हैं और जो किसान है वो मुंह ताकता रह जाता है। तो क्या स्पेशल लोगों को ये हलवा मिलने वाला है या आम जनता को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है और बजट को लेकर सभी इसी उम्मीद में टिके हुए हैं। इसका जवाब मैं दूंगा। मैं जो है 2 दिन पहले एक व्यक्ति से मिला, हालांकि वो अब जो है MOS फाइनेंस तो हैं, लेकिन वो ज़्यादातर यूपी की राजनीति में व्यस्त हो गए हैं। फिर भी हमने पूछा तो अभी जो सूत्र ही, हाँ सूत्र ही बोल सकते हैं आधिकारिक तो मैं बता नहीं सकता, कि मिडिल क्लास को बहुत कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम सभी जो ये देखिए बजट को लीक कर रहे हैं। नहीं, बजट को मैं लीक नहीं कर रहा अनुमान है उनका। नहीं, मेरा ये मैंने पहले ही बोल दिया, ये सूत्र है, ये सूत्र है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। क्योंकि पिछली बार जो टैक्स स्लैब था वो मिडिल क्लास को 12 लाख तक टैक्स फ्री गवर्नमेंट कर चुकी है। तो इस बार टैक्स स्लैब में जो सैलरीड लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, थोड़ी मायूसी उनको हाथ लग सकती है। मिडिल क्लास को बहुत कुछ नहीं मिलेगा इस बार। लेकिन सरकार का जो फोकस है वो 3-4 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स पे है, उस पर सरकार जो है बहुत मजबूती से काम करेगी। जो प्रधानमंत्री ज्ञान की बात करते हैं ना, उसमें सबसे पहले तो युवाओं को कैसे स्किल किया जाए, उनको रोजगार कैसे दी जाए, और जो 2047 का विज़न लेकर चल रही है सरकार कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तो उसका रोड मैप क्या होगा, कौन कौन से सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक सेक्टर जो भारत जो है जिसमें आत्मनिर्भर होना चाहता है उस पर फोकस है, वो है डिफेंस का सेक्टर। क्योंकि हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमने देखा कि कोई सोर्स कोड देने से मना कर रहा है, कोई ऐन वक्त पर जो है जो मिसाइलों की सप्लाई के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। तो डिफेंस के सेक्टर में जो अभी 6.28 लाख करोड़ का बजट है वो 20% इंक्रीज हो सकता है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और हम 5th जनरेशन फाइटर जेट, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र भी था, जब राष्ट्रपति ने जो परसों दिया भाषण, आत्मनिर्भर भारत की बात की राष्ट्रपति मुर्मू ने, उसका बेसिक फोकस वही है कि जो भाई इस तरह की जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, अगर दुनिया जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन में आज की डेट में है, अगर आपको विदेश से हथियार और टेक्नोलॉजी मिलनी बंद हो गई, अमेरिका से पंगा हो गया या कहीं और से पंगा, तो आप क्या करेंगे? आपके चारों तरफ दुश्मन देश बैठा हुआ है। और ये बजट में जिस बजट जिस समय पेश हो रहा है, मैं और रवि बात कर रहे थे कि ये ट्रंप का टैरिफ, उसकी बार धमकी और कई देशों पर कब्जा करने की उनकी नीयत और लगातार देशों को धमकाना, इन सब के बीच हमारा बजट आ रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और निर्मला सीतारमण 9वीं बार इस बजट को पेश करने वाली हैं संसद में। मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा था, जो आपने इनकम टैक्स वाली बात की ना, 12 लाख तक कर दिया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी है मैंने, ये ना सूत्र है ना अनुमान है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा इन दिनों में, और मैं चाहता हूँ कि सरकार वाकई में सोचे उस दिशा में। अगर अभी नहीं कर सकती तो आने वाले वक्त में करे। हम आज की डेट में जिस तरह की शहरी जीवन में हम लोग रह रहे हैं, अधिकतर कपल्स दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं। अभी आपको जब इनकम टैक्स देना पड़ता है तो हस्बैंड अलग देता है, वाइफ अलग देती है। तो एक विचार चल रहा है कि एक इनकम मानी जाए, एक परिवार की इनकम एक मानी जाए और सिंगल टैक्स लगे। हस्बैंड वाइफ की इनकम को जोड़ लिया जाए, हस्बैंड वाइफ, बेटा या माँ नहीं, बेटा या बाप नहीं, पर हस्बैंड वाइफ की, अगर आप कपल हैं और डिक्लेयर्ड कपल हैं, शादीशुदा कपल हैं, तो आपकी इनकम को एक मान लिया जाए और उस पर टैक्स लगे। अगर ये होता है तो बहुत क्रांतिकारी काम होगा। यूरोप में है, ये कई जगहों पर है ये। इसमें ये है कि बाध्य नहीं होंगे पति पत्नी, यदि वो चाहें कि अलग अलग करना चाहें तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर ये भी तो दिक्कत है कि सैलरी बतानी पड़ जाएगी, पति को सैलरी बतानी पड़ जाएगी। तो क्या हो गया? पति अच्छा, आपस में घर में
तो आपने छुपा के रखी हुई है क्या? आम बात है, भी आ सकता है। रवि, आप लोग जो बात कर रहे थे अभी, ये जो सारी गंभीर बातचीत है आप लोगों की कि क्या खर्चे कम किस पर, का हम तो रंजीता की सैलरी पूछना चाह रहे थे। रंजीता नहीं बता रही है अभी। आप क्या चाहते हैं कि वो घर में झगड़ा कराएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग की सैलरी आती है तो पहली तुरंत फोन आता है कि ये सारे बिल्स क्लियर करने हैं, ये सारे, हमारी सैलरी दुनिया को पता है। हाँ, वो पर पता पत्नी रहनी अपनी चाहिए। सैलरी नहीं बताएगी। नहीं तो क्या बात हुई भाई? ये शुरू से हमारा है कहना भाई, है रवि, कि पति तुम की तो मुझे सैलरी second हमारी, करो यार। नहीं हम शुरू से ये बात कहते हैं कि पति की सैलरी हमारी सैलरी, हमारी अभी सैलरी तक हमारी हमारी सैलरी। सैलरी अभी बिल्कुल तक तो औरत की उम्र के बारे में बोला जाता था, औरत की सैलरी हम एक्सपोज हो जाए। नहीं ठीक है, लेकिन कई बार पति बड़ी चालाकी भी करते हैं, इतनी चालाकी से पत्नियों के पैसे ले लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो उन्होंने चालाकी की है कि वाकई में जरूरत है। खैर, मैं अभी मुझे किस्सा याद आ गया सुमित जी। 1950 में ये जो लॉक इन की बात हुई है ना, कि लॉक इन क्यों कर देते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरों को, कर्मचारियों को, जब तक कि बजट पेश नहीं हो जाता संसद में। तो उसका एक किस्सा है कि 1950 में जब बजट पेश हुआ था, आज़ाद भारत का जब बजट था, तो उससे जुड़ी कुछ चीज़ें पहले शायद अखबारों में छप गई थी, और जो बजट पेश हुआ तो सिमिलर निकला, हंगामा हो गया, तो वित्त मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। और उस दिन से फिर ये गोपनीयता बरतने की जो बात हुई कि सीक्रेसी जो रखी जाए बजट की छपाई में, और उसका डेटा, उसका आंकड़ा कहीं भी बाहर ना निकले, क्योंकि इससे शेयर बाजार में उथल पुथल मच सकती है, जमाखोरी बढ़ सकती है, जो मुनाफाखोर हैं वो मुनाफा कमाने की कोशिश में हो सकते हैं। इसलिए उस घटना के बाद सरकार ने इस पर काफ़ी गंभीरता दिखाई, और पहले ये जब बजट की छपाई होती थी ना, वो राष्ट्रपति भवन में होती थी। बाद में और इस घटना के बाद ही इसको मिंटो रोड शिफ्ट किया गया, मिंटो रोड की प्रिंटिंग प्रेस में ले जाया गया, और उसके बाद फिर नॉर्थ ब्लक में जो एक बंकर नुमा, बेसमेंट में अब प्रिंटिंग का सारा प्रिंटिंग होती है वहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बेसमेंट। हाँ, बंकर नुमा है, जैसे आप बिल्कुल उसमें वही लोग जा सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो नया सेटअप बन रहा है शिफ्ट करने का पूरी की पूरी मिनिस्ट्रीज को, उसमें भी ये सेटअप है कि नहीं? जरूर मिनिस्ट्री शिफ्ट हो गई है, पर मैंने सुना कि इस बार का जो छप रहा है बजट वो पुरानी सेटअप में छप रहा है, क्योंकि यहाँ पे तैयारी तो वो नया बंकर बन रहा, अभी तैयारी शायद मुकम्मल नहीं हुई हो, शायद इस वजह से कई मंत्रालय जो है ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो कि बजट की तैयारी 5-6 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। जितने इंडस्ट्रीज के लोग होते हैं उनसे बैठकें होती है, फिर अलग अलग मंत्रालयों से उनका प्रपोजल पूछा जाता है कि आपके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, तो वो अपना दीजिए। तो ये 6 महीने पहले का काम है, इसलिए इस बार यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जो ये तो अगस्त सितंबर से ही सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अगली बार वहाँ। हाँ। और ये सुमित जी, बजट में जो हम लोग संसद में देखते रहे हैं कि बजट पहले ब्रिटिश जमाने में जो वो शाम के 5 बजे होता था, क्योंकि लंदन में उस समय ब्रिटिश जमाने नहीं, इस हाँ, सरकार में पहले वही परंपरा फॉलो की जाती रही आज़ाद भारत में भी, और शाम 5 बजे होता था। उसमें हम लोगों को परेशानी ये होती थी कि 5 बजे बजट पेश हो रहा है, वो शाम के 7-8 बज जाते थे संसद भवन से निकलते निकलते, और फिर इतनी बड़ी होती थी। आप अखबारों के दफ्तर में हम लोग उस समय काम कर रहे थे, और उस समय इतनी भगदड़ हो जाती थी कि आप जाते थे तब तक फिर पूरी व्यवस्था जो है ना एकदम डेडलाइंस मिस होने का डर रहता था, और जल्दी जल्दी पूरी अफरा तफरी अखबार के माहौल में रहता था उस समय। लेकिन फिर जब वाजपेयी सरकार ने इस समय को बदल दिया, और ये शायद इसीलिए था कि शेयर मार्केट इससे ऊपर नीचे होता है, इसीलिए दिन में नहीं होता था, और दिन भर चर्चा हो एक बार सके। शेयर मार्केट बंद हो जाए 3-3:30-4 बजे, उसके बाद बजट पेश किया जाए, ताकि अगर आप वर्किंग डे है, मंडे टू फ्राइडे के बीच में है, कोई छुट्टी नहीं है, तो शेयर मार्केट की जो उथल पुथल है उससे आपके जो आम निवेशक है वो बचा रहे। संयोग से इस बार बजट रविवार संडे ही है, रविवार को है। और ये स्पीकर जब अभी कुछ वक्त पहले स्पीकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, स्पीकर कॉन्फ्रेंस जो थी उस दौरान तो ये पूछा गया उनसे कि क्या ये माना जाए कि एक को ही बजट, क्योंकि रविवार है तो एक स्पीकर का अपना स्टाइल है, वो जब उन्हें अपना जो कार्यकाल है या जो समय सीमा है संसद की कार्रवाई की उसको लंबा करना होता है, तो वो कहते हैं कि तमाम जो सांसद हैं वो 24 घंटे काम करेंगे, और जैसे ही वो ये बात कहते हैं सभी सांसद समझ जाते हैं आज तो 3 बजे तक पार्लियामेंट चलने वाली है। तो हाँ वो उसी स्टाइल में उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि रविवार और शनिवार क्या होता है, सांसद 24/7 काम करता है,
और रविवार को ही बजट पेश होगा। तो उस समय भी ये जो लगातार ये कहा जा रहा था, कंफ्यूजन था कि रविवार को कैसे कर सकते हैं, तो वो क्लैरिटी उस समय स्पीकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा तो ये बात तय हो गई कि अगला संडे जो आ रहा है हम सबकी छुट्टी नहीं है, हम सबको काम कर रहे हैं, सैटरडे भी काम करना होगा, संडे भी होगा और मंडे को कॉम्प ऑफ मंडे को भी पार्लियामेंट चल रही होगी, हाउस जाना पड़ेगा। देश के सांसद काम करेंगे तो मीडिया क्या छुट्टी ले लेंगे? हमें भी तो काम करना है, 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। सुमित जी, इसमें जो पूरा, जैसे हमने समय की बात की कि बजट के समय में तब्दीली हुई, उसके बाद 1 तारीख वाली बात आई कि 1 तारीख को ही बजट पेश होगा, फिर रेलवे बजट जो एक अलग बजट था, जिसको कि लालू यादव ने बहुत ही ज़्यादा, उसको कह सकते हैं कि रेल बजट को बहुत ही प्रमुख बना दिया था, और रेल बजट पर सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की होती थी। इनफैक्ट ये सारी चीजें बदल गई हो गया था। हाँ। लालू जी ने उसको कैश किया, उसके पहले नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के जमाने में भी हो गया था। और मतलब इसलिए होता था रेल बजट कि हर हिंदुस्तानी ट्रेन आम से आदमी, जुड़ा हुआ, हाँ, आम हाँ। आदमी की वाहन की व्यवस्था थी, फ्लाइट्स थी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सब ट्रेन ही होती थी जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करती थी। हर व्यक्ति ट्रैवल करता था, चाहे वो 30 रुपए का टिकट लेके करे, चाहे वो 300 रुपए का टिकट लेके ट्रैवल करे। मतलब इसीलिए वो रेल बजट की काफी दिलचस्पी होती थी। हाँ। और हर व्यक्ति को ये रहता था कि फला जगह जाने की ट्रेन मेरे शहर से निकलनी चाहिए। सांसद भी इंतजार करते थे, क्योंकि मुझे याद है जब हम एक रीजनल चैनल में हम जब कार्यरत थे, उस वक्त तमाम जो सांसद थे, बड़े चेहरे जो होते थे, वो बजट से पहले दिल्ली आना है। क्यों आना है? तो रेल मंत्री को एक पत्र देना है, हमारी जगह से एक ट्रेन जानी चाहिए, ये कम से कम और ये आ जाए। हाँ, ये स्टॉपेज आ जाए, या हमारी जगह एक नई ट्रेन आ जाए हमारे इलाके से। तो ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि भी होती थी, सांसदों के लिए भी, कि बतौर सांसद उन्होंने ये उनकी अचीवमेंट रही है। जब वो अगली बार टिकट जब किसी पार्टी से मांगते थे, तो वो अपने बायोडाटा में भी इस बात का जिक्र करते थे कि मैं अपने सांसद अभी भी करते हैं। हाँ, अभी भी कोई सांसद अगर कहीं पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ट्रेन को ले आता है या स्टॉपेज ले आता है, तो बाकायदा फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखता है, बिल्कुल, ये हमने कर दिया, थैंक यू अश्विनी, थैंक यू। नहीं तो ये बड़ी बात है ना। मान लीजिए कोई ट्रेन आपके इलाके से जा रही है और उसका कोई स्टॉपेज नहीं है, लेकिन यदि 5 मिनट का भी स्टॉपेज मिल जाता है, लोग चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, काफी राहत, बहुत बड़ी बात है, लोगों को बड़ी राहत है। तो ये तो जनप्रतिनिधियों के लिए ये तो काम ही है उनका, ये तो करना चाहिए। स्कूल का एडमिशन, कॉलेज का एडमिशन, अस्पताल में दाखिला, यही तो है सांसद और विधायकों के पास, जनता से सीधे कनेक्ट आप रहते हो ना। मतलब आप बता सकते हो, भाई तोरा बेटा का तो एडमिशन हम करवाए। तो वो एक जो सांसदों का, विधायकों का जो रहता है, वो वहां से निकल कर आता है। रंजिता, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी, राहुल गांधी का एक वीडियो था, वो शायद किसी कपड़ा फैक्ट्री में या कहीं थे वो, जहाँ पे वो बातचीत कर रहे थे, और लोगों से बाद में उन्होंने फिर कहा भी, सरकार से कहा है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये टैरिफ वैरिफ की वजह से, जो ट्रम्प टैरिफ है, उसकी वजह से उस पर नुकसान हो रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो राहुल गांधी के इस वीडियो का मतलब कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के सरकार, मतलब बजट में कुछ हम देख सकते हैं कि उनको राहत देने की कोई कोशिश है? आपके पास कोई जानकारी है? देखिए प्रतिभा, राहुल गांधी की जो राजनीति बतौर विपक्षी लीडर ऑफ अपोजिशन उनकी रहे, या फिर इससे पहले वो सांसद रहे रायबरेली से, वायनाड से, एक वीडियो लगातार राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान आप देखते होंगे कि एमएसएमई को लेकर राहुल गांधी बहुत जोर देते हैं। वो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा भी कुछ वक्त पहले वो विदेश दौरे पर गए थे, तो वहाँ एक गाड़ियों के एक शोरूम में वहाँ गए, और वहाँ जाकर वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ये शोरूम बंद हो चुके हैं। वो रेरी पटरी जो कमेटियां हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उससे उनकी मुलाकात होती है। वो जाकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और वहां जाकर वो कूलियों के साथ बैठते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं। रायबरेली में एक जूता बनाने वाला एक व्यक्ति, उसके अचानक से अपनी गाड़ी, अपना काफिला उन्होंने रोका और जाकर उसे अपने जूते की नाप दी, और जब वो जूता उनके लिए बना कर लाया, उसे 10 जनपथ में बुलाया गया, बकायदा उससे सारी परेशानी पूछी गई। और कहीं ना कहीं ये संदेश राहुल गांधी बहुत बड़ा तैयार हो गया है। अब उनके पास उनके जूतों का जो बिजनेस था बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये हम माना जाए ना कि कई चीजें जो है। लेकिन राहुल गांधी का इस सब के पीछे जो लगातार एक संदेश
संदेश देने की जो कोशिश राहुल गांधी की रही है वो ये कि ये जो सरकार है वो छोटे जो उद्योगपति हैं, वो जीएसटी को लेकर वो लगातार बोलते हैं कि जीएसटी जो ये लेकर आए, गब्बर टैक्स जिसको वो नाम दे रहे थे, अगर वो इतना ही मुकम्मल था तो बार बार उसको बदला क्यों गया, क्योंकि जीएसटी में लगातार स्लैब को हम लोगों ने देखा कि कई बार सरकार ने भी ये स्लैब में चेंजेस लेकर आई। तो ये चीज़ राहुल गांधी पहले भी कहते रहे हैं और उनका सीधे कहना है कि जो छोटे किसान है या छोटे जो उद्योगपति है, जो मजदूर हैं, उनके पास काम नहीं है और सरकार उस पर बहुत ध्यान नहीं देती है। और उसी कड़ी में ये जो फैक्ट्री का जिक्र आपने किया वो वीडियो भी उसी कड़ी में था और ये सरकार से उम्मीद की जा रही है कि क्या ये जो छोटे उद्योगपति हैं उनके लिए क्या बेहतर इस बार बजट में वो लेकर आ रहे हैं। रवि, बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर? पहले से क्या वो अनुमान लगा रहे हैं कि क्या क्या कर सकती है सरकार? क्योंकि इस बार जो है बंगाल में चुनाव है, केरल में है, असम में है, अगले साल यूपी पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर मैं मानती हूँ कि ये बजट जो होगा इसमें ज़रूर कुछ चुनावों को ध्यान में रखकर तो चुनावी बजट तो हो सकता है, क्योंकि कई पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। तो इसमें आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है बजट में पश्चिम बंगाल को लेकर, क्या क्या प्रावधान नई चीजें दी जा सकती हैं? जिन परिस्थितियों में ये 2026 और 27 का बजट आ रहा है, आप अगर ग्लोबल सिनेरियो को देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अनरेस्ट है। बिल्कुल। और ट्रंप जो हैं बार बार इंडिया को प्रेशर में लाने के लिए कि हम रसिया से ऑयल ना परचेज करें, उन्होंने टैरिफ लगाया। अब क्या है कि इंडिया जो है वो नए मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा है और आज हो सकता है कि कुछ देर बाद इस तरीके की खबरें आएँ कि जो यूरोपियन यूनियन है उनके साथ हमारी ट्रेड डील होने जा रही है। और अगर आपने टेक्सटाइल सेक्टर की बात की, राहुल गांधी ने जब वो वीडियो बनाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि कई जो कपड़ा फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई हैं, जॉब जा रही है, उसमें जो भारत सरकार के मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से तथ्य भ्रामक है और वो डेटा लेकर सामने आ गए कि देखिए 3.7% की हमारी ग्रोथ हुई है। और मैंने उनसे पूछा कि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उससे निपटने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जिनको हमने अभी तक टच ही नहीं किया था, खासतौर पर जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है उन तक हम पहुंचे नहीं थे, गल्फ़ कंट्रीज़ में हम नहीं थे, हम वहां जा रहे हैं और वहां के मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में रिफॉर्म वाला बजट होगा। लेकिन कोई भी सरकार होती है, अगर किसी राज्य में चुनाव हैं 2 महीने 3 महीने के बाद, तो उन राज्यों का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। अब उसमें सरकार क्या दे सकती है ये सोचने वाली बात है। लेकिन रेलवे की अगर बात करें तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हुई, वंदे भारत जो है वो असम से कोलकाता दी गई और अभी ये सूचना है कि वंदे भारत ट्रेनों की जो संख्या है वो पूरे देश में बढ़ाई जाएगी और लगभग 5000 किलोमीटर जो नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य जो है वो रेलवे मंत्रालय लेकर चल रहा है। उन्होंने प्रपोजल जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा है। लेकिन एक सेक्टर जिसपे सरकार बहुत माइन्यूटली काम कर रही है, हमने देखा कि हर साल दिल्ली, मुंबई, कई ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जो गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, मैं ये पूछने वाली थी कि कुछ पॉल्यूशन को लेकर कोई ठोस कदम। पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है इंटरनेशनल लेवल पे भारत की हो रही है कि यहाँ पर कोई क्यों आए। इन्वायरमेंट आप अच्छा नहीं दोगे, दूसरा इन्वायरमेंट में हम सांस वाली बात करें कि हमारा अगर एयर क्वालिटी ही हमारी अच्छी नहीं है तो वो लोगों के लिए दिक्कत है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? जो ईवी व्हीकल्स हैं उनमें हम किस तरीके से इंसेंटिव बढ़ा सकते हैं और चार्जिंग स्टेशन कैसे इंस्टॉल करेंगे? पेट्रोल और डीजल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको सरकार भी चाहती है कि धीरे धीरे कम किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए। तो कोल से जो गैसिफिकेशन होता है, कोल मिनिस्ट्री ने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये प्रपोजल भेजा है कि हम कोल से गैस बनाएंगे ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए। और पॉल्यूशन को लेकर सरकार एक रोड मैप पे काम तो कर रही है, वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3-4 सिटी में उसको अप्लाई किया जाए ताकि जो पॉल्यूशन का लेवल है उसको कर्टेल किया जाए। ये अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली हैं। इंटरेस्टिंग बात रवि बोल रहा है, ये बिल्कुल मैं बात को कहना भी चाह रहा था काफ़ी देर से कि बजट तो ठीक है लेकिन इस बजट का सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ता है औद्योगिकीकरण पे, है ना। तो उसके लिए अगर आपको ऐसे उद्योगों को अगर बढ़ावा नहीं देंगे जिससे पोल्यूशन ना होता हो तो कैसे काम चलेगा।
जो इंटरनेशनल अगर आईएमएफ डावोस समिट में गीता गोपीनाथ बैठकर ये बोलती हैं कि हिंदुस्तान को अगर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है या दूसरा या पहले नंबर पे आना है तो आपको अपने देश के पोल्यूशन पे लगाम लगानी पड़ेगी। और आप जब तक आप पोल्यूशन पे लगाम नहीं लगाएंगे, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा। अब हमको लगता है कि पोल्यूशन तो है, AQI 300 हो गया, 500 हो गया, 800 हो गया, चल रहा है, जी लेंगे। कैसे असर करता है पॉल्यूशन का, असर अर्थव्यवस्था पे कैसे पड़ता है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप इसको चेन में समझना चाहें, लाइफस्टाइल चेन में, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं ऑफिस से छुट्टी ले ली, मैं काम करने नहीं गया, मेरा जो मैं काम करता हूँ एज अ वर्कर, वहाँ पे उसका असर पड़ा। मेरी अपनी छुट्टी कम हुई, मैं अस्पताल गया, डॉक्टर से इलाज कराया, दवा का खर्चा बढ़ा, मेडिकल का खर्चा बढ़ा। दवाइयाँ कहाँ से आती? विदेश से आती हैं अधिकतर अपने देश में। अब हम विदेशी कंपनियों के होते हैं, हम अननोइंगली इस पूरी साइकिल, इस चेन में हम अपनी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करते हैं और दूसरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। अगर ये पॉल्यूशन ना हो, ना मैं छुट्टी लूंगा, मैं काम करता रहूंगा, मेरी जो और वो काम तो तब करने है की क्षमता कि है जब वो तेज हम होंगी। इस तरह के दफ्तर में काम करते हैं, बड़े और इस आलीशान दफ्तरों में हम लोग काम करते जो हैं, लेकिन वर्कर को सोचिए ना। लेकिन जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो छोटे छोटे और कारीगर हैं, जो नहीं, बाहर खुले में काम करते इसमें हैं, सबसे बड़ी बात है, जिस MSME सेक्टर की बात रंजीता और अभी रवि ने की, वहां से बहुत बड़ी संख्या में पोल्यूशन फैलता है। सॉरी टू से दिस, पहिए मतलब वेहिकुलर पोल्यूशन, जो सड़क पे चलने वाली दुपहिया हैं और बसें हैं, और MSME सेक्टर जो शहरों के बीच में फैक्ट्रियां होती हैं, वो शहरों के बीच में धुआं फैलाती हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि अधिकतर लोग चंदाएं देती है राजनीतिक पार्टियों को, वहाँ के स्थानीय विधायक को, स्थानीय पार्षदों को, स्थानीय नेताओं के अपने घरों के बच्चों की फैक्ट्रियां हैं वो, तो वो बंद नहीं होती हैं, वो चलती हैं, उनसे पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन किसको असर कर रहा है? हम सबको असर कर रहा है। उन फैक्ट्रियों को शहरों से, चीन ने क्या किया, ऐसी जो पॉल्यूशन फैलाने वाली जो फैक्ट्रियाँ थी उनको बड़े शहरों से बाहर ले गए, उन्होंने पूरी नई बस्तियाँ बसा दी, और आज से नहीं बताते, पिछले 15 साल से इसमें काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में चीन के जितने बड़े शहर हैं वो पोल्यूशन फ्री हो गए। उन्होंने क्लाउड सीडिंग से बाकायदा बारिश कराई और पोल्यूशन को साफ किया। जितने जो पावर सेक्टर के प्लांट चलते थे उन सबको शहरों से बाहर कर दिया। हमारे शहर में आज भी चलते हैं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। एक कोशिश शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में किया था। ओखला इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें कई पॉल्यूशन के उस समय भी मुद्दे काफी ज्यादा थे और उस समय कई इंडस्ट्री को दिल्ली से बाहर किया गया था। ये कहीं ना कहीं था कि एक छवि जो दिल्ली की देश की राजधानी की बनती जा रही है उसमें लगाम लगाना चाहिए। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही या फिर अब बीजेपी की सरकार, हालांकि बीजेपी पर ज़्यादा नहीं कहा जाए क्योंकि अभी नई सरकार, बहुत लंबे वनवास के बाद अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, लेकिन ये ज़रूर है कि देश की राजधानी पे नज़र सभी राजनीतिक पार्टियों की होती है, लेकिन इसे देश की राजधानी किस तरह बनाया जाए, किस तरह सबसे बेहतर बनाया जाए, इस पे किसी की योजना नहीं। जब हम ओलंपिक 2036 में हम ओलंपिक की मेजबानी करने की हम तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पॉल्यूशन तो एक बड़ा मुद्दा है। और खिलाड़ी यहाँ क्यों मेजबानी की हम तो अभी तो हम मेजबानी के लिए अपील करना चाह रहे हैं, मतलब हम तैयारी तो हमारी सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज ने इंडिया के पोल्यूशन पर सवाल खड़े कर दिए। वही मैं कह रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हर्डल है जो कि आपको एक बड़े कार्यक्रम के मेजबानी से रोक सकती है। तमाम बड़े कई सवाल खड़े हुए हैं। आपके, मेरे, सुमित जी, रवि, तमाम ऐसे आप हमारे जानने में कई लोग हैं जो पुराने दिल्ली के लोग हैं, वो दिल्ली छोड़ रहे हैं। हाँ, वो कम से कम 2-3 लोग तो मैं जानता हूँ जो गोवा चले गए, जो कनाडा चले गए, छोड़ छाड़ के बच्चों की मिनिस्ट्री में। क्योंकि हम जब कवर करते हैं, एक हमारे नोन है, वो यहीं दिल्ली में, वो उनका जन्म दिल्ली में हुआ, उनके बच्चों का जन्म दिल्ली में। अब जब वो रिटायर हो गए तो हमने कहा कि सर आप तसल्ली से आराम से घर में रहिए। कहते हैं यहाँ रहकर क्या करेंगे, 2-3 साल में ही मर जाएंगे। तो कहाँ चले गए? देहरादून चले गए, अपनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ से बेचकर वो मतलब लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। अब रह कौन रहा है? जो यहाँ रोजगार कर रहा है, जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हम सब भी उसी मजबूरी में हैं, हमारा रोजगार। प्रतिभा जी, इस बार के बजट पे जरूर लौट जाते हैं कि इस बार जो टीम ने बजट बनाई उनकी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। आप बता रहे थे कुछ प्रमुख महिलाएं हैं इसमें जो बजट। देखिए, निर्मला सीतारमण भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना रही हैं, जिस तरीके से महिलाएं घर चलाती हैं और देश की पूरी अर्थव्यवस्था को लगातार इतने बार भारत सरकार का बजट वो पेश करें तो अपने आप में उनके पास भी एक रिकॉर्ड है। तो एक ऑफिसर हैं 94 बैच की अनुराधा ठाकुर, हिमाचल कैडर की हैं। वो
इकोनॉमिक सेक्रेटरी हैं और उन्होंने ये टीम जो है निर्मला सीतारमण के साथ जो पूरा डिस्कशन करके जो बजट बनाई है, तो मैं बस सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इस बजट के निर्माण में जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं उनमें 3 जो है इम्पोर्टेंट महिलाएं भी हैं जो बजट के निर्माण में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। भैया सुन लो रवि भाई, हम सब महिलाएं जो है ना घर का बजट भी बहुत अच्छे से चलाती मैं वही आप ही की तारीफ तो कर रहा था मैं कि ये कह रही हूँ, घर का भी कर रहे हैं, कुछ अलग से मिलेगा अगर इतनी ये महिलाएं तो हैं बजट हमारे लिए देश तो का गर्व बजट की भी बात आप है कि लोगों हमारे मिलेगा। वित्त मंत्री एक महिला है और वो 9वीं बार बजट पेश करेंगी। हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है, देश के लिए देश के लिए गर्व देश की के बात लिए है। गर्व की बात है। बिल्कुल। महिलाओं के हाथ में जब घर की चाबी होती है ना, घर की, खजाने की, वो घर हमेशा सुखी रहता है। और मैं यही बता जब तक पुरुषों के पास रहेगा तो अनाप शनाप खर्चे होते हैं, कोई मैरिज नहीं होता। सुमित जी के घर में आज इसीलिए लोग तो काफी फिर खुश मैं हो आज जाएंगे। नहीं, मैं तो सैलरी इसलिए नहीं चाहता पता हूं, वही चलनी करती है। चाहिए। मुझसे ना पूछे कुछ। ना वो काफी खुश हो जाएंगे। सुमित जी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ सैलरी नहीं पता चलनी चाहिए। तो जो ताकि बच इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, जो पूरा वर्ल्ड का जो सिनेरियो चल रहा है, चाहे हम यूरोप की बात कर लें, वहाँ भी आर्थिक मंदी का ही दौर है। यूएस खुद जो है उसकी जीडीपी का आप ग्रोथ देखिए। वर्तमान समय में भारत सरकार ये दावा कर रहा है और वर्ल्ड के सिनेरियो को देखते हुए कि हम बहुत जल्द जो है तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी इकॉनमी बनेंगे। तो उस इकॉनमी को उस रूट पर ले जाने के लिए जो फ्री हैंड मिलता है, जो रोड मैप तैयार किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो अभी भी जो रेटिंग एजेंसी जो रेट कर रही हैं, चाहे वो मूडी हो या आईएमएफ हो, इंडिया की जो इकॉनमी है वो सस्टेन करेगी। जीडीपी में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, 7.5 के ऊपर ही जाएगी, ये प्रिडिक्शन है। अब जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें हम देखेंगे कि किन किन सेक्टर्स में ग्रोथ है। तो कुल मिलाकर पूरे जो हालात हैं वर्ल्ड के, उसमें भारत की इकॉनमी जो है एक पॉजिटिव मैसेज दे रही है। तो हम लोग को खुश होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मैं इस खुशी में खलल नहीं डालना चाहता हूँ जो रवि कह रहा है, खुशी हम सबकी बनी रहनी चाहिए। पर मैं ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें कर रहे थे। मैं वापस शहर में देश में लौट के आता हूँ। मैं कल ही शायद खबर पढ़ रहा था एक हिंदी अखबार में, आजकल चांदी और सोने की कीमत कैसे बढ़ रही है हम सबको पता है। रॉकेट की तरह रोज 10%, 12%, 15% बढ़ जाना। 3 लाख के आसपास, 3,40,000 है चांदी आज की डेट में। 3,40 के आसपास तक कल पहुंच गई, अभी का नहीं पता मुझे। मैंने एक खबर पढ़ी, उत्तर प्रदेश के आई थिंक प्रतापगढ़ की स्टोरी है। वहाँ के कुछ गांव वाले किसान जो अपना घर का सोना गिरवी रखते हैं साहूकारों के पास, ज्वेलर के पास, जिससे वो पैसा उधार लेते हैं, जिसके बदले फिर वो खेती करते हैं। उस सीज़न में उन्होंने अपना सोना चांदी जमा किया, सीज़न ख़त्म हुआ, अपना सोना चांदी छुड़ाने गए, उन्होंने मना कर दिया ज्वेलर्स ने कि हम नहीं देंगे वापस। तुमने हमको 10 लाख का दिया, 10,000 का दिया था, मैं तुमको 20,000 देने को तैयार हूँ। हम पैसा नहीं, हमारे घर का सोना है, मेरी शादी में मेरी बिटिया को, मेरी माँ का है, बिटिया को मुझे सौंपना है। वो किसान बहस कर रहा है, वो किसान को अपना घर का चांदी, सोना चांदी वापस चाहिए। वो जो ज्वेलर है वो वापस नहीं कर रहा है। तो पता लगा क्यों वापस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ज्वेलर ने उसको बेच दिया है। क्योंकि वो चांदी जो उसके पास थी वो 3,40,000 की कीमत क्यों गई है, वो क्यों आपको वापस करेगा। उसने उसमें मुनाफा कमा लिया है, आपको 10 के बदले 20 देने को तैयार है, जबकि आपको 10 के बदले 350 मिलने चाहिए, पर आपको 10 के बदले 20। ये इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, इसको आप होर्डिंग बोल रही थी, और ये चांदी के बढ़ते दामों को देखकर ये बहुत तेजी से, अगर आप सोना चांदी ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है, मतलब पर इंटरवीन करना चाहिए सरकार को। आम हिंदुस्तानी, हमारे देश में सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। घर की समृद्धि, महिलाओं की समृद्धि ऐसे ही मानी जाती है कि चांदी की पायल है कि नहीं, सोने की अंगूठी पहनी है कि नहीं पहनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सरकार को क्या कर सकती है, इन आम जो 70-80% हिंदुस्तानी इंटरवीन करने की जरूरत, बिल्कुल कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए और उसके लिए सोना चांदी गिरवी रखते हैं। तो यदि ये सिचुएशन है तो पहले तो स्थिति सोने की ऐसी थी कि अब लोगों को लग रहा था सोना नहीं खरीद पाएंगे। अब चांदी में भी कुछ इसी तरह की कि चांदी की कीमत भी लगातार बढ़ रही है, तो फिर अब क्या होगा। इस सीजन में किसी के घर से शादी का न्योता आता है, गिफ्ट देना हो, अगर आपको पारिवारिक शादी हो, सोचना तो आपको सोचना पड़ता है कि कैसे हो पाएगा। आपका घर का बजट उड़ा जाता है, इतना महंगा होगा सोना चांदी, आप एक छोटी सी पाजेब तक नहीं दे पाते। सही बात है। रंजिता, ये जो महिलाओं की बात कर रहे थे, तो कुछ महिलाओं के लिए कुछ खास होने वाला है, कोई छूट, कुछ खास स्कीम आने वाली है। जीविका दीदी, मुझे लगता है जीविका दीदी पर कुछ फोकस हो सकता है। हालांकि अब बिहार इलेक्शन नहीं है, लेकिन कई इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन है, पहली बार महिला मुख्यमंत्री से मुकाबला है, और वहां पर दीदी से ही मुकाबला है। जो सबसे बड़ी चीज है कि वहां ममता बनर्जी से मुकाबला है। और हमने कई बार ऐसा देखा है, कई पुराने अगर बजट की बात की जाए, जब कांग्रेस की सरकार थी 2008 में, वो बजट जिसने दोबारा कांग्रेस की सरकार को लाकर UPA 2
का निर्माण हो गया और वो था कि कृषि ऋण माफ किया गया, 16,000 करोड़ की ऋण माफी की गई और कहा गया कि अब तक के जितने भी बजट पेश हुए उसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल जो फैसला लिया गया, जो जिसे हम पॉलिटिकल भी कह सकते हैं और किसानों के लिए एक सबसे बड़ी सौगात। आज भी कांग्रेस पार्टी जब कहीं भी कहीं किसानों की सभाएं करती हुई नजर आए, अगर कांग्रेस, राहुल गांधी अगर कहीं चुनावी रैली कर रहे हैं तो कर्ज माफी का जिक्र किया जाता है। और कई बार हमने देखा है कि अलग अलग विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये कहा है कि जो 2008 में हमने किसानों के लिए किया, हमारी सरकार अगर फिर आती है केंद्र में तो हम किसानों के लिए फिर से कर्ज माफी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां समझती है कि ये बजट सिर्फ आप फाइनेंशियल ना देखें बल्कि इसका राजनीतिक और चुनाव में भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और आप मानिए कि असम का चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, आने वाले समय में केरल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, तो इन तमाम चुनाव और महिला एक बड़ा वोट बैंक जो हमने बिहार में देखा। हालांकि बिहार में ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 के आगे सभी महिलाएं जो है वो झुक गई और वोट नीतीश कुमार वोट बिक गया, इस तरह की भी भाषा की 10,000 रुपए में महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट दे गई। तो वैसे ही जीविका और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हैं, तो क्या उनके लिए कुछ अलग स्कीम लाई जाएगी क्या? उनको जो मेरा अनुमान है कि निश्चित तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, क्योंकि सरकार भी समझती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस रहता है कि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उसमें काफ़ी मदद करते हैं। अभी जो ऋण देने की बात होती है, थोड़ी देर पहले कार्यक्रम भी हुआ था, उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन कई महिलाएं वो छोटे छोटे ऋण लेकर के अपना बड़ा व्यापार शुरू कर चुकी हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई हैं। तो इस तरह के जो महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने वाले स्कीम्स हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ, मेरा अपना अनुमान वो होता है कि वो हर बार होता है। मोदी जी के फोकस में महिलाएं रही हैं शुरू से और महिलाओं को उन्होंने बहुत बड़ी पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पे बदला भी है और इसीलिए उन्होंने उनको रिवॉर्ड भी किया है, चाहे वो ड्रोन दीदियों की बात हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात हो, मतलब इनफैक्ट कांग्रेस के वक्त पे भी था, वहां से शुरू हुआ। और ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि जैसे महिलाओं की भागीदारी चुनावी प्रक्रिया में वोटिंग देने में बढ़ी है, तमाम राज्य दर राज्य, अगर आप हर चुनाव को देख लें, राज्य दर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, हर जगह महिलाओं का प्रतिशत जो गति है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है, महिलाएं ज़्यादा निकलकर वोट करने आ रही हैं और ये इसी चीज़ को कैपिटलाइज हर पार्टी करना चाहती है। इसीलिए महिलाओं के लिए अलग से स्कीम्स की घोषणा, महिलाओं के लिए अलग से वादों की घोषणा, ये सब कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस बार बजट में होने जा रही है, वो पूरी उम्मीद है कि होगी, क्योंकि एआई जो है वो सबके लिए अवसर भी है, एक चुनौती भी है। तो सरकार जो है, और ज़रूरत भी है, तो ये ज़रूरत बनती जा रही है सुमित जी, बनती जा रही है। एआई से जो मेडिकल टेस्टिंग हो रही है, मेडिकल परीक्षण हो रहे हैं आपकी बॉडी के, देख लीजिए, बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत हो रही है, बहुत हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, भारत कहाँ पर है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि सरकार एआई को लेकर बहुत सजग है। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, इसको लेकर बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान किया। दावोस में सुन लिया अश्विनी वैष्णव ने कैसे फटकार लगाई, जो आईएमएफ के जो अध्यक्ष थे उनका जो सवाल था उसको लेकर के उन्होंने कहा कि नहीं, एआई में आप हमें जो है ना, आप सेकंड कैटेगरी मत बताइए, हम भी नहीं एआई में इंडिया पीछे नहीं है, बिल्कुल नहीं। और वो संसद के अंदर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जो क्योंकि मैं फिर एक बार कोट करूंगी, स्पीकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि अलग अलग भाषा, जैसे आप जब कोई भाषण सुनेंगे संसद के अंदर, चाहे वो सवाल क्वेश्चन आवर की बात हो, वो लिमिटेड भाषाओं में, लेकिन अब टारगेट ये है कि 18 से 20 भाषाओं में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अभी वो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, जब उन्हें ये, क्योंकि संसद में एक प्रोटोकॉल है, संसद में अगर एक शब्द भी इधर से उधर होता है तो वो रिकॉर्ड पे होती है और उन चीजों को फिर बदला नहीं जा सकता। ट्रांसलेटर तो होते हैं, हाँ, ट्रांसलेटर की भी बात है, तो कहा जा रहा है कि एआई का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अब तो एआई मतलब ट्रांसलेशन के लिए तो किसी आदमी की जरूरत ही नहीं है, मशीन ही कर रही है। हाँ, आप हम जो अब बात कर रहे हैं, ये भी आप अंग्रेजी में, तमिल में, तेलुगु में आप लाइव में देख सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो हमारे बंगला उस पे भी जाता है और तो वो अपना बाकायदा नीचे अपने आप ट्रांसक्रिप्शन लग जाता है और इनफैक्ट आवाज चेंज हो जाती है। मेरी ही आवाज आपको अंग्रेजी में या बांग्ला में या तमिल में सुनाई दे सकती है। इस तरह के ऐप्स भी हैं।
इजीली अवेलेबल। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रिसेंटली हुआ रवि है। की ये बहुत अच्छी बात है, हर बात को इम्पोर्टेंट बता करके हमें वापस उस रास्ते पर लाता है, बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात है। डेवलपमेंट ये हुआ है कि कुछ दिनों पहले डीएसी के पास जो है एक प्रपोजल गया है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है उसके पास ये प्रपोजल आया है कि चूँकि कई कंट्रियां हैं, चूँकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है और वो इंडिया पर प्रेशर डाल रही हैं कि आप हमारा सामान खरीदो। यूएस चाहता है कि F-35 हमारा ले लो, F-16 ले लो, हम भी आपके साथ जो है मेक इन इंडिया करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र ऑफ वो टेक्नोलॉजी नहीं कर रहा। रसिया का जो Su-57 है वो तो सब कुछ तैयार है कि बोले टेक्नोलॉजी कि भी दे रहे हो नागपुर में हम आके खुद ही असेंबल कर देंगे। Su-35 जो आपका है वो ऑलरेडी हमारा आप यूज़ कर रहे हो, आप आइए लीजिए, क्योंकि वो क्राइसिस में चल रहा है। लेकिन नहीं, और अच्छा इंडियन दोस्त भी तो एयरफोर्स है। ने कहा है कि हमें जो है 4.5 जनरेशन में बेस्ट जो हमारा है वो राफेल है। तो डीएसी के पास 114 विमानों की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी स्क्वाड्रन घटती जा रही है, वो आया है। अगर उसको कैबिनेट क्लियर करती है तो वो सबसे बड़ी डील होने जा रही है, और सबसे बड़ी डील इसलिए होगी क्योंकि वो 3 लाख करोड़ के ऊपर की डील होने जा रही है। अब तक हम डिफेंस में मैक्सिमम जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो रसिया के साथ थी। हमारे 70% के आसपास जो वेपन्स हैं वहाँ से लेते थे, उनका मेंटेनेंस कम होता था। लेकिन अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है, अगर हम किसी एक कंट्री पे डिपेंड हो गए, अगर कहीं हमारे संबंध गड़बड़ हुए या ट्रंप टाइप कोई व्यक्ति आ गया जिसका कोई भरोसा ना हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, तो उस परिस्थिति में हम क्या करें। तो इंडिया जो है अपने डिफेंस सेक्टर में अपनी डिपेंडेंसी किसी एक पर नहीं बनाना चाहता, इसलिए ये डील बहुत जल्द होने जा रही है, वो कैबिनेट में आएगी सीसीएस के पास। रंजिता, एक दर्शकों को थोड़ा बताइए कि ये इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा और ये क्या होता है, और इसको लेकर के हम भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर क्या अनुमान लगाते हैं मोटे तौर पर। देखिए, अमूमन बजट से एक दिन पहले या 2 दिन पहले इस तरह की परंपरा रही है, लेकिन एक दिन पहले ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लाया जाता है। पिछले साल किस तरह का जो बजट पेश हुआ उसमें क्या क्या अचीवमेंट है सरकार की वो बताई जाती है, जीडीपी किस तरह का रहा वो बताई जाती है, क्या ग्रोथ रहा देश का उस पर बातचीत की जाती है। वो तमाम जानकारी जो है वो संसद में रखा जाता है और वो भी वित्त मंत्री की तरफ से रखा जाता है। और ये बताने की भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये थोड़ी राजनीतिक भी इसलिए क्योंकि विपक्षी पार्टियों को मैं कवर करती हूँ, क्योंकि इसके बाद एक परंपरा रहती है कि जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा संसद में, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और लगातार उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों को मैंने कवर किया है। और कांग्रेस की तरफ से दिग्गज वित्त मंत्री रहे हैं पूर्व में, पी चिदम्बरम वो बैठते हैं, सुप्रिया श्रीनेत जो सोशल मीडिया की चेयरमैन है वो रहती हैं, क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड कुछ इकोनॉमिक और ये तमाम चीज़ें वो देखती हैं। तो उसमें फिर वो बताया जाता है कि सरकार ने जो चीज़ें रखी है पटल में वो तो ढकने की कोशिश की गई है। मौजूदा स्थिति अभी ये है, क्योंकि जब आप जीडीपी की बात करते हो तो आप टोटलिटी में जब सरकार चली जाती है तो वो गेन बता सकती है, लेकिन जब आप उसको बाइफरकेशन में लेकर जाते हैं तो उसमें कई नुकसान की भी चीज़ें रहती है, और वो विपक्षी जो है वो अपने राजनीतिक हमलों में उन चीज़ों का इस्तेमाल करती है। मतलब एक लाइन में इकोनॉमिक सर्वे को हम कह सकते हैं कि फिल्म से पहले जो ट्रेलर आता है ना, वो पूरे 3 मिनट में वो ट्रेलर दिखाएगा। फिल्म में भले हो सकता है कि बोरिंग सीन आ जाए, तो लेकिन ट्रेलर जो है इंटरेस्टिंग होता है। निर्मला जी तैयार हैं बजट लेकर, वो लाल बही, वो जो लाल कपड़े वाला था पहले चमड़े के बैग से होते हाँ, अब वो टैबलेट, लेकिन वो उन्होंने उसको एक जो हमारे जो वो बही खाता जो हमारे व्यापारी पहले रखते थे ना, जो उसको उन्होंने उसकी शक्ल दे दी। मूल अपना देसी भाषा में बात भी बनी हुई है और टेक्नोलॉजी भी है, दोनों चीजें हैं। लाल कपड़े में वो टैबलेट लपेटा हुआ है और उसके जरिए प्रिंटिंग को बहुत कम कर दिया है इस सरकार ने, मैक्सिमम चीजों को डिजिटलाइज किया है। कोरोना के बाद हुआ है। हाँ, 2021 में पहली बार डिजिटली जो है ना, और सबसे लंबा स्पीच भी अभी तक उन्हीं के नाम है, लगभग 2-2.5 घंटे निर्मला जी के नाम पे है। और पता नहीं क्यों निर्मला जी की पेंटिंग वाली साड़ी उन्होंने पहनी थी इस बार बंगाली असामी साड़ी। वो दिलचस्प बात है कि निर्मला जी जो साड़ी पहनती पॉलिटिकल मैसेजिंग था, वो मैसेजिंग था बिहार वाला, जबरदस्त था वो साड़ी। तमिलनाडु में भी चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है। तो हो सकता है साड़ी हो सकता है साड़ी बंगाल की हो, गमछा असमिया हो, और कोई साइड से शॉल जो है वो तमिलनाडु की हो, सबको सच नहीं कह सकते। सुमित जी, अपने चैनल की क्या तैयारी है बजट को लेकर? टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शक बजट वाले दिन हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, थोड़ी इसकी भी जानकारी दे दीजिए, और चक्रव्यूह में आप क्या पेश करेंगे? बड़ा सिंपल है कि सुबह से आपको हमारे साथ रहना है। 1 तारीख को और संडे की सुबह एक बजट है
संडे है, छुट्टी नहीं है 1 तारीख को, और 1 तारीख को बजट पेश होगा और सुबह 6 बजे से ही लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर कवरेज चलेगी। डिजिटल को मत भूलिएगा, डिजिटल पे भी ऑब्वियसली टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चलेगी और तमाम बड़े गेस्ट हमारे साथ हैं। हमने अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए अलग अलग जगहों पे अपने मिनी स्टूडियोज़ बनाए हैं कि एक किसानों का होगा, एक डिफेंस का होगा, एक हेल्थ का होगा, एक टीचर्स के बीच में होगा। कोशिश ये कर रहे हैं कि वो सब लोग जब पहले बजट के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उस बारे में उनसे चर्चा हो जाए, फिर जब बजट का स्पीच ख़त्म होगा तो क्या आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल हुए या नहीं फुलफ़िल हुए, फिर कोशिश करेंगे कि उनकी व्यू के ज़रिए एक मार्किंग कर पाएँ कि आप इस बजट को अपने हिसाब से कितने नंबर देना चाहेंगे, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर आउट ऑफ 10, अप टू देम जो भी होगा। ये सब निर्मला जी के कामकाज का एक तरीके से तुरंत एक आकलन करने की कोशिश है। और चक्रव्यूह में क्या होगा, तो संडे को चक्रव्यूह होगा संडे को चक्रव्यूह होता नहीं है, बजट होगा तो चक्रव्यूह भी होगा। तो चक्रव्यूह कैसे ये चक्रव्यूह में निर्मला जी और उनका बजट होगा और उस बजट पर कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, अभी बताना नहीं चाहूंगा, उसको मैं थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहता हूँ, मेरे चाहने वाले बहुत है ना। तो वो जो आप वो करते हैं ना, वो जो आप पोलिंग करते हैं ना कि आप किसको देखना चाहते हैं, तो उस दिन आप पोलिंग वोटिंग कराते हैं, वो बहुत यूनिक स्टाइल है। टाइमलाइन बता दूं, बजट का टाइमलाइन बता दूं? बिल्कुल बताइए, क्यों नहीं, दर्शक सुनना चाहते हैं। 9 बजे से शुरू। सुबह सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग निर्मला सीतारमण के घर के बाहर रहेंगे लगभग 8:30 के आसपास। वो अपने घर में, हालांकि घर के अंदर मीडिया अलाउ नहीं होता, पूजा पाठ पूरा करती हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ गणेश की पूजा होगी। उसके बाद वो अपने गाड़ी में सवार होकर सीधे मंत्रालय पहुँचेंगी। मंत्रालय पहुँचती हैं, उनके जो सहयोगी हैं एमओएस फाइनेंस वो ऑलरेडी वहाँ पहुँचे होते हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनके साथ एक छोटी बैठक होती है और उसके बाद सभी बजट बनाने वाले अधिकारी उस टैब के साथ निर्मला सीतारमण लीड करती हैं, वो गेट पे आती हैं, वो ऐसे टैब को दिखाती हैं, एक फोटो सेशन होता है बजट की टीम के साथ। वो फोटो इस पूरी मीडिया में छाया उसके बाद करीब सुबह 9 साढ़े 9 के आसपास। और उसके बाद वो वहाँ से जाती हैं प्रेसिडेंट हाउस जाएंगे। प्रेसिडेंट को भी ऑब्वियसली बजट की फर्स्ट कॉपी, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ख़ास तौर पर दही चीनी 2 बार से मुंह मीठा कराती हैं उनका। तो वो मुंह मीठा कराने के बाद एक फोटो वहाँ से जारी होती है। दही चीनी खाने की भी परंपरा, भारतीय परंपरा है। बिल्कुल, कोई भी हम अच्छा काम करते हैं, शुभ काम करते हैं कि हमारा काम अच्छा हो, परीक्षा देने जाते तो मम्मी तो वो दही चीनी वाली एक फ़ोटो आएगी निर्मला जी की और प्रेसिडेंट की। उसके बाद उनका काफिला जो है वहाँ से निकलेगा, वो पहुँचेंगी पार्लियामेंट जो है उसमें लगभग 10 साढ़े 10 के बीच में, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, वहाँ पर कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट जो है उस बजट को अप्रूव करती है और उसके बाद ऑब्वियसली प्रधानमंत्री से 2 मिनट का मुलाकात होती है और सीधे निर्मला सीतारमण 11 बजे के आसपास आपको लोकसभा में मिलेंगी और बजट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये टाइमलाइन रहेगी। तो रंजिता, उस दिन आप सभी तेज तर्रार रिपोर्टर्स संसद भवन में रहेंगे और हम सब जो है, आप लोग जो भी रिएक्शंस लेकर आएंगे बजट पेश होने के बाद, हम चाहेंगे जल्दी जल्दी हम अपने दर्शकों को अभी दे देता हूँ। एक रिएक्शन भी हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। बता दीजिए। विपक्ष कहेगा कि ये चुनावी बजट है, ये ढकोसला है, मुझे लगता है ये रटा ऊपर दिखावा है कुछ और। ये टिपिकल लाइन। कई ऐसे नेता हैं जब हम लोग सरकार का भी एक फिक्स है, ये विकसित भारत का बजट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये तो हमारी बातचीत थी जो हमने बजट पर की है, और ये सभी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं आपको बजट वाले दिन संसद भवन में मिलेंगे और वहीं से सीधी रिपोर्ट करेंगे कि बजट पेश हो गया है, बजट में क्या क्या है। इसकी रिपोर्ट रंजिता झा और रविकांत राय लेकर आएंगे। सुमित जी स्टूडियो में रहेंगे, बजट पर चर्चा करेंगे और मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तक जो है कोशिश करूंगी कि सब कुछ जल्दी जल्दी आप तक पहुंचा सकूं। तो टाइम्स नाउ नवभारत का जो यूट्यूब है उसको भी आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप बजट से जुड़ी खबरें देख सकें और देश और दुनिया की तमाम खबरें भी देख सकें। तो रिपोर्टर्स अनकट में आज यही बातचीत है हमारी। बजट को लेकर आपकी क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीद है, आप क्या सोच रहे हैं? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या जो हमारे बड़े एंकर हैं सुमित जी, उनसे पूछ सकते हैं। रविकांत रिपोर्टर, रंजिता झा, आप इनसे भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझसे कोई सवाल मत पूछिएगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, इनसे सवाल करिएगा। मैं तो इनसे सवाल करने के लिए सारा सवाल सुमित सर के पास भेज। तो जाते जाते ये बता दूं कि सुमित अवस्थी जी रोज शाम 7 बजे चक्रव्यूह लेकर आते हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर, और हमारे ये रिपोर्टर्स आपको मिलते हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर।
तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिपोर्टर्स अनकट और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। सभी साथियों से इजाजत चाहते हूँ।